अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैंने जैसा कि आपके साथ वादा किया था कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खानदान के हवाले से फैक्ट फोकस की खबर के ऊपर पाकिस्तान के सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी जनाब उमर चीमा ने कुछ एतराज़ात उठाए अपने एक वीलॉग में। तो मैंने आपसे वादा किया था कि एक दफ़ा मैंने स्टोरी की, उन्होंने कोई एतराज़ उठाया, मैंने जवाब दिया, फिर उन्होंने एक लंबा वीलॉग किया। तो मैंने आपसे कहा था कि ये अजीब सा हो जाएगा कि वो कोई बात करें, मैं कोई बात करूं। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा जिसमें मैं बजाय एक बात का जवाब और दूसरी बात का जवाब देने के पहले मैं आपको सुनवाऊंगा वो क्या कह रहे हैं, और फिर उस हवाले से जो भी मेरी फाइंडिंग्स हैं, जो एविडेंस है, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। उमर चीमा बहुत ही बड़े तहकीकाती सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के यकीनन सबसे बड़े तहकीकाती सहाफ़ी हैं। मैं उनको दोस्त कहते हुए डरता हूं। दोस्त तो बिल्कुल रहे, बहुत अच्छे रहे, लेकिन साफ ज़ाहिर है मैंने उनसे बहुत सीखा। बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी। मैंने हमेशा कहा और आज भी इस प्रोग्राम से पहले कहूंगा कि अगर किसी भी मामले पर कोई दो आरा हो तो मैं अपने हवाले से जो मेरी राय होगी, उनकी राय को मैं खुद भी ज्यादा मोतबर जानता हूं, और मैं अपने जानने वालों को भी यही कहूंगा कि वो उनकी राय को ज्यादा मोतबर जाने। लेकिन फैक्ट्स का मामला डिफरेंट होता है। जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उन्होंने जो एतराजात उठाए, मेरी समझ के मुताबिक उनमें से ज्यादातर एतराजात खोखले थे, और कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने ऐसी बताई उस वीलॉग में जो डायरेक्टली मेरी स्टोरी को हिट कर रही थी, और वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत थी। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि बजाय एतराज बराए एतराज जवाब देने के, क्यों ना आपके सामने जो है उनकी एक एक चीज जो है, एक एक नुक्ता जो है वो मैं दिखाऊं, और फिर मैं उसके ऊपर एक सूरत हाल आपके सामने रखूं, और फिर आखिर में उसको कंक्लूड करूं, और फैसला यकीनी तौर पे आप पे छोड़ दूं। आप फैसला करें क्या चीज दुरुस्त है और क्या गलत। इससे पहले कि मैं उनके नुकात आपके सामने रखूं और सिलसिला शुरू करूं, खुलासा स्टोरी का सिर्फ यह था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मामूजात बहन जो हैं सैयदा हाजरा सुहेल एक अदारे में स्कॉलरशिप मैनेजर थी उस दिन जिस दिन वो आर्मी चीफ बने। उनकी आर्मी चीफ के तौर पे तैनाती के कुछ दिन बाद जो हाजरा सुहेल हैं, उनके लिए एक जो प्रोसेस शुरू किया गया उस मिनिस्ट्री में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाने का, उसको रोक दिया गया। हाजरा सुहेल को एक बड़ा ओहदा देकर, चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा खाली रखकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन उनके हवाले कर दी गई, और उनको साफ ज़ाहिर एक बहुत बड़ा पैकेज भी दिया गया। इसी तरीके से जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, उन्होंने डॉक्टर अमजद साकिब को तैनात किया उसके बोर्ड में, इदारे में नहीं, ये ख्याल कीजिएगा। अभी इसके ऊपर आगे चल के बात भी करेंगे। और उनके हवाले से नालान थी सैयदा हाजरा सुहेल, उनके बारे में कंप्लेंट की गई जीएचक्यू को, अल्टीमेटली उनको बोर्ड से डी नोटिफाई किया गया। अब जब उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, उसके बाद सब जाहिर है कि पूरे का पूरा कंट्रोल जो है वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो सैयदा हाजरा सुहेल के पास आ गया। दूसरा मामला ये था कि उनके मामू यानी कि सैयदा हाजरा सुहेल के वालिद और आर्मी चीफ के मामू सैयद बाबर अली शाह पाकिस्तान में बहुत ही ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आए। तमाम ब्यूरोक्रेट्स और अहम सियासतदान उनसे अहम ओहदे हासिल करने के लिए राब्ते करते, और ऐसी सैकड़ों बातें हैं, ऐसी सैकड़ों इंस्टेंसेस हैं जिनके अंदर उनका रोल सामने आता है, कहा जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ वो 4 बातें लिखी जिनका मैंने किसी न किसी हवाले से तस्दीक करके एक एविडेंस कलेक्ट कर लिया, और मैंने वो आपके सामने प्रोफेशनल अंदाज में, जो चीज कोट की जा सकती है, जो नहीं की जा सकती, वो मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया। मैंने आपको ये बताया कि उनकी फैमिली को पासपोर्ट इशू किए गए सिर्फ रूल्स की वायलेशन करके। इस तरीके से जो डिप्लोमेटिक मकासद के लिए ऑफिशियल पासपोर्ट जो है वो जारी किए गए कि उनको जो रिक्वायरमेंट थी वो दिखाने के लिए कोई असाइनमेंट, कोई जिम्मेदारी दे दी गई, और फिर वो पासपोर्ट जारी किए गए। पासपोर्ट की बकायदा तस्वीर जारी की गई, बताया गया उसमें जो PII जो पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है उसको हज़फ कर दिया गया, उसको ब्लर कर दिया गया, और जो भी जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल है, एथिक्स है, उसके मुताबिक वो आपके सामने किया गया। अब ये उसका स्टोरी का ओवरऑल का खुलासा है। अब हम चलते हैं जनाब उमर चीमा साहब की तरफ और एक एक करके उनके नुक्ते के ऊपर बात करते हैं। आप उनका पहला नुक्ता सुनिए। उसमें जो पहला जिक्र है वो एक हाजरा सुहेल है, उनका जिक्र है। हाजरा सुहेल के बारे में उन्होंने बताया कि वो उनकी कज़न है। उनके हवाले से उन्होंने जिक्र किया है जी कि ये एक अदारा है, पाकिस्तान एजुकेशनल एंडोमेंट फंड, उसकी उनको CEO लगा दिया गया है, और इस बारे में जो GHQ जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अच्छा, अब मुझे नहीं आइडिया कि GHQ इन्वॉल्व है या नहीं है।
जी, आपने पहला पॉइंट सुना जनाब उमर चीमा का। इस स्टोरी का एक रिबटल ये हो सकता था, क्योंकि जब ये बात उमर कर रहे थे तो उमर ने इससे पहले एक और हवाला दिया। वो बड़ी लंबी बात है, अगर मैं दिखाता तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने किसी माजी की खबर का जिक्र किया कि उसके अंदर दो कैरेक्टर्स इस तरह के थे कि एक कैरेक्टर के ऊपर उनको शक था कि बहुत बड़ी स्टोरी बन रही है, लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उनको पता लगा कि वो जो कैरेक्टर जिसके ऊपर वो शक कर रहे थे वो कैरेक्टर ही कोई और था, तो वो गलत स्टोरी करने से बच गए। तो मैं ये सोच रहा था कि अब ये कहेंगे कि ये वाली हाजरा सुहेल ही और हैं, या ऐसा मामला हुआ ही नहीं। इस स्टोरी का रद्द तो सिर्फ यही हो सकता था कि ये कहा जाता कि जी पहली बात तो ये है कि या तो ये है ही नहीं, ये मामला ही और है, स्टोरी गलत है, या अगर कोई तरक्की हुई है या कोई मामला हुआ है तो वो कोई मामूल का मामला है। वो मतलब इतने अरसे से अफसर थी और ये छोटी मोटी जो प्रमोशन है ये वैसे भी उनका हक बनता था। तो अहमद नूरानी ने सिर्फ बात को बढ़ाने चढ़ाने के लिए उसको एक रंग देने की कोशिश की है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, और वो ये जो मैंने बताया और मैंने सारा इंस्टेंसेस कोट किए कि क्या क्या चीज कब कब किस किस वक्त हुई, वो कह रहे हैं कि मेरे नोटिस में नहीं है कि जीएचक्यू ने कुछ किया या नहीं किया। तो आई डोंट नो वो किस तरीके से फिर इस बात को चैलेंज कर रहे हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, वैसे कॉमन सेंस की बात है कि अगर आर्मी चीफ जो हैं वो यानी कि जंगल के बादशाह हों, अगर ना भी हों, यानी कि आर्मी चीफ को हम बहुत कुछ समझते हैं, यानी कि हम प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। राना तनवीर जो है, यानी कि इनको अगर पता होता कि ये हाजरा सुहेल जो हैं वो आर्मी चीफ की कज़न है, तो क्या वो इतनी मुखालफत करते? ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनको भी नहीं आइडिया था। जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने एक तहकीकाती स्टोरी पेश की, मैंने आपके सामने तारीखें लिखी, डेट्स लिखी, वाकयात लिखे, बताया कब क्या हुआ, मैंने लोगों के नाम लिखे, मैंने बताया कि जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से अप्रोच किया गया मिनिस्ट्री को और उन्हें प्रोसेस रोक देने का कहा गया और कहा कि एक नाम दिया जाएगा, वो उसी को अपॉइंट करेंगे। और मैंने ये कहा कि उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, नून लीग के मिनिस्टर थे राना तनवीर हुसैन, उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रोसेस को फॉलो करें। इसका बड़ा आसान सा हल एक तहकीकाती सहाफी के तौर पर उमर चीमा यही कर सकते थे कि वो राना तनवीर हुसैन से बात कर लेते और मेरी बात का रद्द कर देते, और साफ ज़ाहिर है कि मेरा ये वाला नुक्ता जो है, ये वाला पॉइंट जो है वो चैलेंज हो जाता कि मैंने कोई ऐसी बात लिखी है जो कि हकाइक के मुनाफी है। ये वाली बात कहना जो आपने अगर गौर से सुना या दोबारा पीछे जाके सुन लें कि वो कह रहे हैं कि देखें, आप सोचें, कॉमन सेंस ये कहती है कि जी अगर उनको राना तनवीर को पता होता कि ये आर्मी चीफ की ये हैं तो वो तो फिर ऐसे ना करते। कॉमन सेंस बिल्कुल एक आपका सोच के मुताबिक जो आप समझ रहे हैं कॉमन सेंस वो आपके लिए है, लेकिन मैं तो फैक्ट्स का बयान कर रहा हूं और मैंने उसको रद्द करने का तरीका आपको बता दिया कि आप सीधा जाएं, बात कर लें राना तनवीर साहब से। हो सकता है वो कह दें ये बात जो है ऐसा वाकया नहीं हुआ था, तो फिर आगे बात चलेगी, फिर देखेंगे भी आगे क्या होता है, मैं क्या चीज लेके आता हूं। बात ये है कि मैंने जो चीज डॉक्यूमेंटेड है मैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूं, और बिल्कुल राना तनवीर साहब को ये बताया भी जब गया कि जी ये कहां से पैगाम आ रहा है, तो उन्होंने कहा भाई प्रोसेस फॉलो करें, और ये प्रोसेस फॉलो करने की बात ही मैंने लिखी हुई है। आई डोंट नो इसमें चीमा साहब ने किस तरीके से इस पॉइंट को रिबट करने की कोशिश की है। चीमा साहब का अगला पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या यानी कि वो इश्तिहार गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इसलिए उनको कह रहा था कि आपने इश्तिहार नहीं देना या हम कोई बंदा आपको देंगे कि जिसको लगाना है, ये एक एनेक्डोट है जिसकी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो देखिए उमर चीमा साहब, आप एक तहकीकाती स्टोरी के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो जब आप बात कर रहे हैं तो आपके पास अगर एविडेंस है तो एविडेंस पेश करें, अगर एविडेंस नहीं है तो फिर आप, मुझे समझ नहीं आई कि आप बुनियादी तौर पर आपने कहा कि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ हकाइक है, मैं आपके सामने पेश करता हूं, तो आप कौन से एविडेंस और कौन से हकाइक पेश कर रहे हैं? या तो आप कहें जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा प्रोसेस कभी रोका ही नहीं गया, तो मतलब दूध का दूध पानी। आपकी बात की आपके देखने और सुनने वालों को समझ आएगी। आप मेरी स्टोरी को झूठा कहें ना, तो गलत बात है, घड़ी हुई बात है, ऐसी कोई चीज हुई नहीं। आप इस चीज, या मैंने आपको बताया कि प्रोसेस रुका है, आप उसका एविडेंस आप क्लियरली कह दें कि जी नहीं रुका, ऐसा कोई बात थी नहीं। आप कह रहे हैं मेरे पास एविडेंस नहीं है, तो फिर आप एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जिसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, आप उसको किस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं। चीमा साहब के अगले चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। और मदद अली जो है उन्होंने कहा कि जो है ना ये बड़ी रूड खातून है या कोई इस तरह का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। अब मदद अली सिंधी जो हैं, मदद अली सिंधी केयर टेकर प्राइम एजुकेशन मिनिस्टर थे। मदद अली सिंधी को अगर जब इवन अहमद ने उनसे बात की है तब तक आइडिया होता कि ये आर्मी चीफ की कोई कज़न है, तो मदद अली सिंधी उनके बारे में ये राय देते। और पहले मदद अली सिंधी जब इनको लगाया गया
तो क्या यानी कि उन्होंने जब मुखालफत की तो उनके नॉलेज में था कि ये आर्मी चीफ की कोई कज़न है? मैं अपने एक कल्चरली बात कर रहा हूँ, यानी कि उसकी बुनियाद पे जो कॉमन सेंस बनती है। हमारे यहाँ तो ये होता है जी कि पता चल जाए कि किसी कोई बड़े आदमी का, ताकतवर आदमी का कोई अजीज़ है, तो सारे लोग जो है ना, वो ताकतवर आदमी कोई बात करे या ना करे, दूसरे सारे उससे भागते हैं, तेनों पता नहीं है किदा कोई लगता है, ठीक है। तो ये इन लोगों का रिएक्शन अगर हम इनको दुरुस्त भी मान लिया जाए, राना तनवीर साहब का और मदद अली सिंधी साहब का, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि उनको भी नहीं आइडिया था कि अगर वाकई जो एक अहमद की एक का ख्याल है कि किस लिए ये सारी प्लानिंग हो रही थी, तो ये लोग जो हैं इतने बड़े कोई मुज़ामत पसंद मिनिस्टर तो मुझे नज़र नहीं आते कि ये वाकई थे। यानी मेरी यानी कि कॉमन सेंस को ये बात डिफीट करती है, यानी मुझे नहीं लगता कि ऐसा था। नहीं, आपने सुना। अब बात यह है कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। अगेन एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूज स्टोरी है। उमर चीमा साहब एक तहकीकाती सहाफी हैं। मैंने जो मेन अपॉइंटमेंट जो हुई वो बुनियादी तौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान हुई, जब मदद अली सिंधी केयर टेकर मिनिस्टर थे। मैंने उनसे बात की, मैंने उनको उनका जो बयान था वो मैंने वहां पे रखा। ये तमाम हकाइक हैं। उमर चीमा ये कह सकते हैं कि मेरे हकाइक गलत है, मैंने बात भी की या उन्होंने ये बात नहीं की या उनकी ये इंफॉर्मेशन गलत है, मतलब इस तरह की बात कर सकते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के ऊपर ये कहना कि कल्चरली ये होता है, कल्चरली ये नहीं होता, अगर उनको पता होता आर्मी चीफ की बहन है तो ये क्या होता। मैंने हालांकि बताया कि मैंने स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है, राना तनवीर साहब को बताया गया तो उन्होंने कहा भाई प्रोसेस फॉलो कर ले। तो अब बात ये है कि ये अजीबोगरीब इतराज है कि कल्चरली ये होता है, ये नहीं होता। आप एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि ये जो फैक्ट इस रिपोर्टर ने प्रोड्यूस किया है ये गलत है। एज अ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आप यही कर सकते हैं ना। आप ये कैसे कह सकते हैं मैं नहीं समझता एंड होएगा क्योंकि ये कल्चरली ऐसे नहीं होता। हद है। भारत अगले पॉइंट पे चलते हैं चीमा साहब के 5वां पॉइंट। वैसे मदद अली सिंधी जो है, यानी कि उन्होंने कोई इनके बारे में कोई रिमार्क्स दिए हैं, यानी कि भाई वो सख्त खतून है या कोई बड़ी एरोगेंट है। मदद अली सिंधी साहब जो हैं, ये तो एक है ना कि उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए। मदद अली सिंधी साहब जो है उनके हवाले से भी कई लोग और मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ राय रखते हैं, और जिसमें यानी कि उनका ये ख्याल होता है कि जो आमतौर पे वो किसी के बारे में एडवर्स ओपिनियन आती है, तो मदद अली साहब जो है यानी कि वो उन्होंने उस टाइम जब मिनिस्टर थे तो बाज़ वो कोई ऐसी फरमाइश करते थे कि जैसे कोई किसी अजीज़ के हवाले से कि उसने फ़लाँ जगह पर रहना है, या यानी कि उसको अकोमोडेट किया जाए, या फ़लाँ का ये इस चीज़ का इंतज़ाम किया जाए, कोई इस तरह की बात। उस पर कई लोग जो हैं वो किसी ना किसी बहाने रिफ्यूज़ करते थे और बाज़ का तो उनको डांट भी पड़ जाती थी। एनीवे, यानी कि हम अभी यानी कि मैं एक बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने एक राय दी है तो उनके बारे में भी एक लोगों की राय है। जी, आपने सुना। अब इस बात का भी मैं क्या जवाब दूं। बात इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की हो रही है, मेरे दिए गए डॉक्यूमेंट्स, शवाहिद, फैक्ट्स की बात हो रही है, और मैंने एक मिनिस्टर को कोट किया है, उसका बयान जो है वो आर्मी चीफ की जो मतलब कजन सिस्टर हैं उनके खिलाफ जा रहा है। अब उनके खिलाफ अब मदद अली सिंधी साहब भी साहब जरा क्रेडिबल आदमी हैं, राइटर हैं, वो इस शोबे पे रहे। अब कोई बंदा उनको मिलने के लिए आया है, उन्होंने कहीं पे कह दिया कि एक दिन ये यहाँ रह ले। अगर रूल की वायलेशन है तो साफ ज़ाहिर है कोई बंदा उसको नहीं कर सकता, लेकिन निकाल के भी लाए तो क्या लाए, कोई करप्शन कराई, कोई अपॉइंटमेंट गलत करवाई, कोई ऐसी चीज करवाई। ये तो वही बात हो गई कि आज के दिन जो नून लीग वाले कहते हैं कि जी ये चीज हम कहना ये चीज गलत हो रही है, वो कहते हैं कि ये पीटीआई के दौर में भी गलत होती, तो हम कहते हैं यार उस वक्त गलत होती थी तो हम तो उस वक्त भी गलत कहते थे कि पीटीआई गलत कर रही है, उनको नहीं ये चीज करनी चाहिए मीडिया के खिलाफ। तो ये तो वही नून लीग वाली शरीफ फैमिली वाली दलील हो गई कि जी अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, ये तो कोई बात नहीं। इसका मेरी स्टोरी से क्या ताल्लुक है? अगर फर्ज करें ऐसा है भी सही तो how this challenges any single point of my story। जी अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं चीमा साहब के। तीसरी जो बात है उन्होंने अहमद नूरानी ने ये किया है जी कि डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं वो जो पाकिस्तान एजुकेशनल फ़ंड है, एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड, जिसकी वो सीईओ लगी हुई हैं, उसके वो डायरेक्टर बनना उनको उसका बोर्ड का चेयरमैन बनाना था, और उसकी उन्होंने मुखालफत की थी। जो हाजरा सुहेल है उन्होंने नहीं लगने दिया था। अच्छा, इसके हवाले से जो मुझे पता चला है वो ये है कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उनको लगाना चाहता था डॉक्टर अमजद साकिब को, और जो वज़ीर हैं वो इसकी मुखालिफ थे। यानी कि वज़ीर कौन से? जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, जो मौजूदा वाले वज़ीर हैं। वो क्यों ख़िलाफ़ थे? एजुकेशन की वजारत को छोटी वजारत समझा जाता है, और वज़ीर जो है यानी कि उसका मतलब ये होता है कि मेरे पास पावर हो। तो जो वज़ीर तालीम है उसको लगता है कि उसके पास जो है ना यानी कि कोई चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनमें वो कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो उन्हें ये लगा कि मेरे पास तो पहले भी यानी कि कोई बड़ी एक
जो इनके कोई इतने ज़्यादा अदारे नहीं हैं, तो इसमें भी अगर आके उनको डॉक्टर अमजद साकब को लगा दिया जाएगा तो मैं वज़ीर किस चीज़ का। अगेन मैं बिल्कुल उनके बात के ऊपर वो नहीं करता कि उन्होंने कहाँ से ये चीज़ हासिल की, लेकिन यकीनी तौर पे उमर चीमा साहब की इंफॉर्मेशन बिल्कुल कोई गलत उनको ब्रीफ किया गया। बुनियादी तौर पे पेफ के अंदर डॉक्टर अमजद साकब की ना तो कभी अपॉइंटमेंट हुई और ना ही मैंने ऐसी कोई बात लिखी। पेफ के बोर्ड में अपॉइंटमेंट हुई, पेफ की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। डॉक्टर अमजद साकब तो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, वो डीएमजी में थे। इतने बड़े ओहदे को छोड़ के उन्होंने वो डेवलपमेंट सेक्टर में गए, उन्होंने बराह रास्त लोगों की खिदमत करने का फैसला किया। वो तो कभी भी कोई सरकारी मुलाजमत एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो क्यों किसी मुलाजमत में आते? शायद वो कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बोर्ड के अंदर सिर्फ एक अपॉइंटमेंट और उसमें एक पॉलिसी डायरेक्शन देना कभी कभार महीने में एक आधी मीटिंग के दौरान, उसका कोई रोल नहीं होता। ये शायद किसी ने मतलब इसमें मैं उनको एलेज नहीं करता था, अगर चीमा साहब को किसी ने मिसगाइड किया, किसी ब्यूरोक्रेट ने कि उनका कोई वो उन्होंने जाके उसको अदारे को कैप्चर कर लेना था पेफ को। डॉक्टर अमजद साकब ने, डॉक्टर अमजद साकब की तैनाती बोर्ड में हुई थी, तो जो बोर्ड के लोग होते हैं वो तो बोर्ड की मीटिंग में अपनी एक पॉलिसी देते हैं। निजाम तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चला रहा होता है। चीमा साहब उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, शायद ऐसी बात नहीं होती, बहुत डिफरेंट चीज होती है। जो इन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से कि जी वहां पे तो वो उन्होंने कहा छोटी सी मिनिस्ट्री है और उसमें अदारे नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ एक लिस्ट मतलब है कि बता देता हूं कौन कौन से अदारे जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा इदारा वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन अंडर है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके अंदर है। पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को इसके अंदर है। नेशनल कमीशन असेसमेंट सिस्टम इसके अंदर है। नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन इसके अंदर है। ये सारे बहुत इन्फ्लुएंशियल अदारे हैं। जिस तरह ये असेसमेंट वाला तमाम पाकिस्तान के इदारों में अपॉइंटमेंट के हवाले से साफ ज़ाहिर इनका एक बहुत मरकजी रोल होता है। नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान एजुकेशनल एंडोमेंट फंड, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी। अदारे, यूनिवर्सिटियां, डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी चीजें इस मिनिस्ट्री में है। ये उनको बिल्कुल एक गलत फहमी हुई कि मिनिस्टर का उनके साथ कोई हो सकता है कि जी अब्दुल साकब आके उस अदारे पे कब्जा कर लेंगे उनकी मिनिस्ट्री के। एक अदारा है और बहुत सारे अदारे और डिपार्टमेंट, जैसा कि आपको सामने कहा। यकीनी तौर पे इस हवाले से उमर को मिसगाइड किया गया और इस हवाले से इस तरह की कोई भी बात नहीं थी कि अमजद साकब किसी एक अदारे में आ रहे थे। मैंने आपको पूरी तफसील बताई डॉक्टर अमजद साकब साहब के बारे में, उनके बारे में जो भी मामला हुआ। और चीमा साहब ने अगर उसको चैलेंज करना था पॉइंट को, तो वो ये कह सकते थे ऐसी कभी अपॉइंटमेंट हुई नहीं थी। चैलेंज यही किया जा सकता है ना कि अपॉइंटमेंट ही बकायदा बोर्ड मीटिंग हुई, वो 2 मरतबा पेफ के दफ्तर H9 में गए, उसके बाद उनको बकायदा डी नोटिफाई किया गया। ये रिपोर्टिंग इफेक्ट फोकस की, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं इस पॉइंट्स को डिनाई करके। ये वाली क्या बात हुई कि आपको पता नहीं किसने कह दिया कि वो उससे जो मिनिस्टर है उसको कोई चैलेंज हो गया। मिनिस्टर को कैसे चैलेंज हो सकता है? इसी तरह हम अगले पॉइंट पे चलते हैं नाज़रीन। अच्छा, अब यह है कि जो पाकिस्तान एजुकेशनल एंडोमेंट फंड है, ये कितना बड़ा अदारा है कि जिधर आर्मी चीफ ने सोचा कि मैं अपनी कोई अजीज़ को लगवा देता हूँ। जो मेरी इतलात हैं उसमें यह है कि ये कोई बहुत बड़ा अदारा नहीं है। ये इधर कोई 20-22 लोग हैं यानी कि टोटल। ये वाली बात भी चीमा साहब ने बहुत ही अजीब कर दी। इस बात से क्या मुराद है कि इतने लोग? आपको अगर इदारे के बड़े या छोटे होने का बताना है तो उसका 2-4 पैरामीटर होते हैं, कोई एक पैरामीटर नहीं होता। आपको फर्ज करें कि उसका स्केल बताना था कि उसका बजट कितना है। मतलब आपको एटलीस्ट अगर आप ये बताना चाह रहे थे तो मैं आपको बता देता हूं, कम से कम 750 से 800 करोड़ के दरमियान उसके एसेट्स हैं। और इसके मामला किस तरह के हैं इस अदारे के, मैं आपके सामने बड़े सीनियर साफी हैं, क्रेडिबल साफी हैं, जैगम नकवी साहब, उनकी चंद दिन पहले की एक स्टोरी है, वो आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूं। आपको पता लग जाएगा कि वॉल्यूम क्या है अदारे का और इसके अंदर मामला किस तरह के होते हैं। वो आप बहुत ही नेक साफी हैं जैगम नकवी साहब, उनकी स्टोरी के अंदर देख लें, ये आपको नजर आ रहा होगा। एजुकेशन एंडोमेंट फंड प्लैग्ड बाय adhocism. It was disclosed that between 2019 to 20 officials within the fund were involved in significant corruption scandal. Islamabad, Pakistan's only federal education endowment fund, Pakistan Education Endowment Fund, has been without a permanent head for the past 7 years, relying on temporary appointments instead. Senate Standing Committee on Education was informed on Friday that the fund managing assets exceeding 7 billion has faced administrative hurdles due to the ad hoc leadership.
Ministry of Education additional secretaries have been given the temporary charge with the female officer currently serving as the acting CEO for the past year. It was disclosed that between 2019 to 20 officials within the fund were involved in a significant corruption scandal leading to a case filed with the FIA. The misappropriation sum of 116 million siphoned through bank accounts were recovered from the implicated officials who have since been dismissed. डेट एक दफा फिर देख लें इसकी, ये नवंबर 23 2024 की स्टोरी, चंद महीने पहले की जैगम नकवी साहब की स्टोरी है। तो बात ये है चीमा साहब कि अदारे जो हैं वो इस चीज से नहीं होते कि उसके अंदर बंदे कितने हैं, उसके और भी फैक्टर्स होते हैं, वो भी देखे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि 700-800 करोड़ के उसके एसेट्स हैं और आपको ये आइडिया होगा यकीनन चीमा साहब, आप तो बड़े अरसे से इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कितने बीसियों अदारे हैं वाकई दारुल हुकूमत के जिनके पास जो ब्लू एरिया के प्लाजों के अंदर किराए के कमरों के अंदर धक्के खा रहे हैं, किराए की कोठियों में धक्के खा रहे हैं। बाकायदा बहुत बड़ी बिल्डिंग जनाब H9 में ऑफिशियल बिल्डिंग जो है वो एक इनके हवाले की गई है। तो बहरहाल ये भी गलत फहमी के ऊपर मबनी चीमा साहब की एक असर्शन थी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं चीमा साहब। अच्छा, दूसरा ये है कि ये कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। आप समझें कि ये एक कंपनी है जो कि सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर्ड हुई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास। हाँ, ये है, आप ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ठीक है जी, आपने सुना तो बिल्कुल चीमा साहब सही कह रहे हैं। हमने भी इसको एक फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। बुनियादी तौर पे पता नहीं चीमा साहब कहना क्या चाह रहे हैं ये कह के कि ये तो एक कंपनी है, ये कोई डिपार्टमेंट उस तरह से नहीं है। बुनियादी तौर पे जो भी उसकी एंटिटी का जो भी एक सेटअप है, जो कंपनीज की फॉर्म में इस तरह अदारे काम कर रहे हैं, वो तो डिपार्टमेंट से कहीं बड़ा बिजनेस, कहीं बड़े वॉल्यूम की चीजें जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं। तो यहीं पे तो अपॉइंटमेंट्स होती हैं इस तरह की। पता नहीं अब बेसिकली जो कंसेप्ट चीमा साहब कहना चाह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। ब्यूरोक्रेटिक कंसेप्ट क्या है इस्लामाबाद के अंदर कि जो रेगुलर डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर अपॉइंटमेंट करनी हो तो रूल्स का, रेगुलेशन का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ख्याल रखना है। तो इस तरह के जो सेमी गवर्नमेंट या जो बतौर कंपनीज रजिस्टर्ड अदारे हैं, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर या जो भी कोई पावरफुल बंदा है वो अपनी मर्जी के किसी भी बंदे को अपॉइंट कर दे तो कोई पूछता नहीं है ना। लेकिन बुनियादी तौर पे जब वो गवर्नमेंट ऑन्ड होते हैं तो आपको इन एवरी केस ईच एंड एवरी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। ये सब एक उन्होंने जो बात की उसका तासुर बेसिकली उनका ये था कि इसमें कोई इतनी ज्यादा रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, जरूरत होती है, बिल्कुल होती है, स्ट्रिक्टली होती है। और ये गलत फहमी है चीमा साहब को। चीमा साहब के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं जी कि सीईओ की तरफ। तो नाजरीन, जो सीईओ की पोजीशन है उधर 2017 से खाली है। ये यानी कि कोई 1-2 सालों की बात नहीं है, पुरानी बात है, 2017 से खाली है। और अक्सर इसका चार्ज जो है ना वो एक्टिंग चार्ज रहा है लोगों के पास। मसलन ये है कि एक टाइम पे सलीम रांझा साहब थे एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन, उनके पास चार्ज था। अच्छा, इसमें जो आप समझें कि इस कंपनी का स्टेटस ऐसा है कि जो एडिशनल सेक्रेटरी है वो भी इन अ सेंस एक आउटसाइडर होता है, यानी कि वो गवर्नमेंट साइड का है। ये गवर्नमेंट जो कंपनी है ये आप समझें कि सेमी गवर्नमेंट कंपनी टाइप कंपनी है। तो सलीम रांझा साहब रहे, उसके बाद मोहिउद्दीन वानी इसके उनके पास एडिशनल चार्ज रहा। फिर वसीम अजमल थे, वो एडिशनल सेक्रेटरी थे, बाद में सेक्रेटरी भी बने, उनके पास एडिशनल चार्ज था। आसिफ इकबाल वो भी एडिशनल सेक्रेटरी थे, उस टाइम उनके पास ये एडिशनल चार्ज आप कह लें, एडिशनल की बजाय एक्टिंग चार्ज का कह लें, इनका एक्टिंग चार्ज था। अब ये सबसे अहम नुकता था जो शायद जिस तरह चीमा साहब को कोई लिखवाया गया था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उन्होंने काम किया, जर्नलिस्ट यही काम करते हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट भूल गए कि वो बात क्या कर रहे हैं, किस स्टोरी पे बात कर रहे हैं। ये वाली पॉइंट तो मेरी स्टोरी को सब्सटेंशिएट कर रहा है कि पहले एडिशनल सेक्रेटरीज थे, उनको सीईओ का एडिशनल चार्ज दिया जाता था। तो चीमा साहब ने बस एक फिक्रा ऐड करना था कि अब यकदम किसी और को वो चार्ज दे दिया गया जो कि पहले रवायत नहीं थी और पूरा अदारा उनके हवाले कर दिया गया एक ऐसे अफसर के जो कि एक जूनियर अफसर के तौर पे काम कर रहा था। यही तो मेरी स्टोरी है और यही सारा पॉइंट था। मतलब ये वाला पॉइंट चीमा साहब का बिल्कुल दुरुस्त था और ये मेरी स्टोरी को सब्सटेंशिएट करता है। चीमा साहब के अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, हाजरा सुहेल जी ना, इनके ये ना सीईओ हैं और ना इनके पास एक्टिंग चार्ज है। क्या ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ना उनके पास एक्टिंग चार्ज है। वो कैसे? उनके पास लुक आफ्टर चार्ज है।
अगेन चीमा साहब इस बात को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने शुरू में कहा कि ये मेरा कल्मिनेटिंग पॉइंट होगा। स्टोरी कोई भी शख्स जिसने गौर से पढ़ी है उसको पता है कि ये सारी तफसील स्टोरी के अंदर दी गई है। यही बताया गया है कि एक अरेंजमेंट करके पूरे अदारे का कंट्रोल उनके हवाले कर दिया गया। जैसा कि इससे पिछले पॉइंट में चीमा साहब ने कहा कि इससे पहले हमेशा एडिशनल सेक्रेटरीज जो है उनके पास एक्टिंग चार्ज होता था चीफ एग्जीक्यूटिव का, और यही मैं कह रहा हूं कि अल्टीमेटली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद जो है इनके हवाले पूरा इदारा, एक वफाकी फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके हवाले कर दी गई। यही बात तो मैं कह रहा हूं। और चीमा साहब जो भी लोगों के पास आप जो कहना चाह रहे हैं ना कि जो एक्टिंग चार्ज या लुक आफ्टर चार्ज होता है, वो जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके ऊपर आगे लिखा होता है केयर टेकर चार्ज, लुक आफ्टर चार्ज, हमेशा लिखा जाता है। आपको 20 एग्जांपल इस तरह की मिल जाएंगी। आपको मैंने सामने ये रखे, आप ये देख रहे होंगे उनकी वेबसाइट के ऊपर उनकी तमाम खबरों के अंदर उनको चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा जा रहा है। वो तमाम काम बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव कर रही है। जो बात आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनके बोर्ड के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है, और यही बात तो खबर के अंदर लिखी हुई है कि इस अरेंजमेंट के तहत उनको पूरा जो है कंट्रोल दिया गया और बाद में उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया कि उनको इस तरह से पूरा कंट्रोल इदारे का उनके पास है। और ये बात भी लिखी कि हुकूमत कह रही है कि नहीं, हमने अभी प्रोसेस करके एक परमानेंट सीईओ लगाना है। ये बात खबर के अंदर लिखी हुई है। पता नहीं आपको किसने क्या बात बताई और आपने उसको किस तरह से पेश किया लोगों के सामने। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं चीमा साहब के। अच्छा, जो एक्टिंग चार्ज है उसमें कोई मेरे ख्याल को 12,000 रुपया एक्स्ट्रा तनख्वाह भी मिलती है, इसमें लुक आफ्टर में वो भी नहीं है। ठीक है, अगेन देखिए, मतलब मैं माजरत चाहता हूं, चीमा साहब को मिसगाइड किया चंद अफसरान ने। बुनियादी तौर पे बात यही होती है कि चीमा साहब, मैं जिस तरह शुरू में भी अर्ज किया, बड़े सहाफ़ी हैं और बड़े सहाफ़ियों की बड़े बड़े तल्लुकात होते हैं। ये फेडरल सेक्रेटरीज के साथ उठते बैठते हैं, मिनिस्ट्रीज के साथ उठते बैठते हैं। मैं चीमा साहब की बात नहीं कर रहा, तमाम बड़े सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ। उनकी जनरलों के साथ उठक बैठक होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ उठक बैठक होती है। तो हमारे जैसे जो छोटे सहाफ़ी हैं उनके छोटे छोटे अफसरों, छोटे छोटे मुलाजमीन से तल्लुकात होते हैं। तो ये बात है कि जो फर्क ये होता है दोनों में, जो बड़े सहाफ़ी हैं उनका जब बड़े लोगों से तल्लुक होता है तो बड़े लोग या सेक्रेटरी अमूमी तौर पे आपको एक बड़ी अच्छी, एक गुड पिक्चर दिखा रहे होते हैं कि सब ठीक है, सब बेहतरीन चल रहा है, ये वाले स्टेप्स ले लिए हैं, ये वाला निज़ाम बेहतर कर दिया है। तो जो नीचे लोग होते हैं वो आपको कोई डेफिशिएंसी की तरफ भी पॉइंट आउट जो है वो कर देते होते हैं। तो जो चीमा साहब को ये बात बताई गई है, उन्होंने बिल्कुल दयानतदारी से रिपोर्ट की होगी उमर चीमा साहब ने, लेकिन ये बात 100% गलत बात है कि उनको किसी तरह का कोई रेज नहीं मिला। जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, उस वक्त जो इनकी तनख्वाह थी सैयदा हाजरा सुहेल की रिकॉर्ड के मुताबिक वो तकरीबन 2 लाख रुपए से थोड़ा बहुत आसपास थी। और उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो उनकी तनख्वाह यकदम जो है वो 7.5 लाख से ऊपर बेसिक सैलरी गई। 300% से ज्यादा का इजाफा, पाकिस्तान की तारीख का अनप्रेसिडेंटेड, किसी सरकारी हुकूमत के अंदर काम करने वाले अदारे की मुलाजिम की तनख्वाह में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा था। ये 300% इजाफा किया गया। सिर्फ ये बेसिक में था, लेकिन ओवरऑल उनको बाकी पर्क्स, प्रिविलेजेस भी मिले। साथ उनका पैकेज 1 बिलियन से ऊपर चला गया। उनको गाड़ी दी गई, उनको स्टाफ दिया गया, उनको ड्राइवर दिया गया, जो कि पहले उस तरीके से नहीं था। कोई भी शख्स, कोई भी सहाफी जो भी मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, जरा जाएं, मिनिस्ट्री सामने बैठी है, डॉक्यूमेंट्स निकालें और इस चीज की तस्दीक कर लें। मैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है पूरा फैक्ट्स के साथ आपके सामने ये सारी चीजें रिपोर्ट कर रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन चीमा साहब की बिल्कुल गलत है कि उनकी सैलरी में या उनके कोई किसी तरह का इजाफा नहीं हुआ। पूरी ऑर्गेनाइजेशन उनके हवाले की गई, एक पूरी अरेंजमेंट के तहत उसकी पूरी तफसील स्टोरी के अंदर दी गई है, हर हवाले से दी गई है। चीमा साहब के अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। बाय द वे, मुझे पता चला कि जो हाजरा सुहेल है, इनके कोई जो मियाँ हैं वो भी किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। यानी कि मैं अब नाम नहीं ले रहा, यानी कि उसमें फिर जो है यानी कि कोई उधर काम ना शुरू हो जाए। तो यानी कि वो अगर इनको नवाजना था तो उसको भी नवाज देते। वो भी बेचारा, यानी कि मुझे अभी पता चला यानी कि कोई ऐसा, यानी कि कोई बड़ा ओहदा नहीं है उसके पास। यहाँ पे चीमा साहब सैयदा हाजरा सुहेल के शोहर की बात कर रहे हैं, सुहेल अहमद साहब की बात कर रहे हैं। सुहेल अहमद साहब को सब लोग जानते हैं, हमारे भाई हैं वो। बात ये है, ये अजीब सी बात है कि कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। मैंने आपको कल के व्लॉग में भी अर्ज किया था कि ये मतलब बहुत सारी खराबियों के बावजूद ऐसा मुमकिन नहीं होता कि किसी बंदे को आप उठा के जो है ना वो बादशाह बना देना, किसी बंदे को उठा के गवर्नर बना दे। मैंने आपको एक मिसाल दी कि जिस तरह जनरल फैज हमीद जब पावर में थे, जब वो तमाम स्याह सफेद के मालिक थे, जब वो जिसको चाहते थे मार देते थे, जिसको चाहते थे तशद्दुद करवा देते थे, जिसको चाहते थे नौकरी से निकलवा देते थे, उस वक्त जिस बंदे को जिस ओहदे पे बिठाना चाहते थे बिठा देते थे। उस वक्त भी जब उनके भाई जो पटवारी थे उनको वो सिर्फ तहसीलदार तक लगा सके थे। अब ये तो नहीं था कि उन्होंने उठा के उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब बना दिया था, ये तो नहीं था ना। मैंने कल बताया
बताया आपको कि फैज हमीद ने उनका भतीजा जो था उसको सेनेट में लगवाया। अब सेनेट के अंदर उन्होंने उसको सेक्रेटरी सेनेट तो नहीं लगा देना था, उसको सेक्शन ऑफिसर लगाया। अब पहली अपॉइंटमेंट किसी बंदे की होती है सेक्शन ऑफिसर की है, तो जो जितना मुमकिन होता है उतना ही क्या कर सकते हैं ना। लेकिन सुहेल साहब के बारे में हम सब जानते हैं, वो ये बेसिकली चीमा साहब ये समझ रहे हैं कि हमें पता नहीं है। बात ये है कि मैंने अर्ज किया कि चीमा साहब बड़े बंदे हैं, बड़े बड़ों के साथ बैठते हैं, हम छोटे लोग हैं, छोटे छोटे लोगों से बैठते हैं। ये सब लोग जानते हैं, लोग इतने बेवकूफ नहीं होते, लोगों को पता होता है कि ये आर्मी चीफ का ये लगता है, ये लगता है। जिस तरह चीमा साहब खुद इस प्रोग्राम में एक जगह पे बता रहे हैं किसी एफबीआर के बंदे का कि वो उसके बहुत क्लोज है और पूरे एफबीआर वाले जानते हैं। अरे भाई पूरे एफबीआर वाले जानते हैं, अगर वो बहुत क्लोज है कोई बंदा आर्मी चीफ के, तो जो आर्मी चीफ का इतना क्लोज रिलेटिव उसको नहीं जानते होंगे? सब जानते हैं चीमा साहब, और हम हर किसी को फॉलो करते हैं, हमारा काम है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम ही होता है। चीमा साहब के अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो सैयद बाबर के हवाले से उन्होंने बात की है। अच्छा, सैयद बाबर जो है इनके हवाले से ये बात दुरुस्त है कि इनके पास अक्सर लोग जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक तरह से इनके पास यानी कि राब्ते में हैं। अच्छा, ये हमारे लिए कोई, हमारे कल्चर में कोई अनोखी बात नहीं है। आम तौर पे लोग इस तरह के जिधर कोई पावरफुल कोई बंदा होता है उसके करीबी अजीज़ जो होते हैं यानी कि उसके को तलाश कर लेते हैं, उसके पास जाते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि इसहाक जहांगीर जो DGFI थे वो बाबर सैयद बाबर ने लगवाए थे, बाय द वे मेरे पास इससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि मुझे किसी और का किसी ने रेफरेंस दिया था जी कि वो फलां आदमी जो है उसने, उनके कहने पे जो है इनको DG लगाया गया है। अब इस बात का भी मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो खुद कह रहे हैं कि जी ये बात दुरुस्त है कि सैयद बाबर अली शाह से लोग रब्ता करते हैं, लोग से ब्यूरोक्रेट या सियासतदान, लेकिन मतलब ये कहा नहीं उन्होंने। लेकिन चीमा साहब के अगर आप इसी आखिरी पॉइंट को दोबारा सुने तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि बाबर साहब कोई ऐसा काम नहीं करते। लेकिन अब बात यह है कि मैंने जो भी कहा, मैंने आपको बताया कि सैकड़ों अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, सैकड़ों मामला के हवाले से उनका नाम आता है, लेकिन मैंने बहुत सौ पे काम किया और सिर्फ वो 4 मिसालें दी जिनको मैं साफ ज़ाहिर है कि जिनकी मुझे तस्दीक मुकम्मल तौर पे हो सकी और मैंने कोई ना कोई एविडेंस जो है उसका क्रिएट किया, वो मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया और पूरी कोशिश की कि उन लोगों से बात करें। कुछ लोगों से जो उनका रिकॉर्ड हुआ वो मैंने कोर्ट भी किया। लेकिन ये बड़ी ज्यादती है कि आप कहेंगे मेरा ख्याल है, मुझे किसी ने बताया है। अरे भाई, एक फैक्चुअल स्टोरी, एक फैक्ट रिपोर्ट हो रहा है और आप उसके ऊपर इस तरह से बात कर रहे हैं और आप ये मान भी रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ नाज़रीन, ये 2008 की बात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई, तो उस वक्त साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त को चेयरमैन थे आसिफ अली जरदारी, तो उन्होंने ये फैसला करना था कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तैनात करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। साफ ज़ाहिर सारी पावर उनके पास थी, तो सारे लोग, सारे सहाफ़ी जो है वो इस बात के पीछे लगे हुए थे कि किसका नाम आता है। तो हमारे दफ्तर में चंद सीनियर सहाफ़ियों में ये गुफ्तगू हो रही थी और तो किसी ने, एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी मेरे ख्याल में आ रहे हैं, और ये पूछा गया कि आपको कैसे पता है, किसने बताया है? उन्होंने कहा जी बताया किसी ने नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस्लामाबाद क्लब के अंदर जो है वो मैंने पिछली 1-2 मरतबा ये देखा है कि जो पूरी टॉप की ब्यूरोक्रेसी का झमघट्टा है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के गिर्द लगा होता है। इन लोगों को ये उसी के गिर्द झमघट्टा लगाते हैं जिसके बारे में इनको पता हो कि यहाँ से जो है वो फल टूटेगा, यहाँ से हमारे मुंह में शहद आएगा, यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, और उनको पावर सेंटर का पता होता है। ये बात दुरुस्त है। और बात ये कि ये सबके सामने मामलात हैं। सैयद बाबर अली शाह के हवाले से कोई भी मामला जो है वो छुपे हुए नहीं हैं। मैंने आपको चंद मिसालें दी, बहुत सारी मिसालें इसके अलावा भी हैं। लेकिन ये बात कहना कि जी इसका उसने बताया था, उसका उसने बताया था, साफ ज़ाहिर है इनको तो बाकायदा इतनी बुरी परफॉर्मेंस जो सबके सामने है, तमाम स्कैंडल सबके सामने है, उनको कोई एक तमगे के लिए भी नामजद किया गया जो कि उनको दिया भी गया चंद दिन पहले। लेकिन अब साफ ज़ाहिर है कि ये चीमा साहब अपनी सोच के हवाले से, अपने ख्याल के हवाले से बात कर रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूं, मैंने तो फैक्ट्स रिपोर्ट किए। जी आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं चीमा साहब के। अब इस केस में अब चूंकि ये नकवी हैं और जो आसम मुनीर हैं वो भी सैयद हैं, तो कई लोगों ने अंदाज़ा लगाया या उधर से बात फैलती गई कि जो आसम मुनीर की बेगम है उनका मोहसिन नकवी जो है उनकी रिश्तेदार हैं। मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। एटलीस्ट मैं जितने लोगों से, ये अभी की नहीं बात, मैं काफ़ी देर से कोई वक्फे से कोई ये बात किसी ना किसी से सुनता हूँ, फिर उसको मैं डबल चेक करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये बात कंफर्म नहीं हो सकी कि इनकी कोई आपस में रिश्तेदारी है।
जी, अब ये बात भी बहुत ही अजीब है। पता नहीं चीमा साहब रिश्तेदारी या रिलेटिव के लफ्ज से, क्लोज रिलेटिव के लफ्ज से वो मामे चाचे का पुत्र कोई निकालना चाह रहे हैं। साफ ज़ाहिर है कि मैंने उनका रिकॉर्ड देखा, वो उसी फैमिली से हैं, उसी एरिया से, उसी इलाके से हैं और साफ ज़ाहिर है उनका एक बड़ा हमेशा से क्लोज ताल्लुक रहा है। लेकिन जो मैंने लिखा उनके बारे में, पता नहीं ये किस तरह का दफा है मोहसिन नकवी का। आई डोंट नो कि पहले उनको आर्मी चीफ बनते ही वो उनके साथ जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, वो उनको चंद दिनों के बाद वज़ीर आला पंजाब लगा रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सयाह सफायत का मालिक उनको बना दिया। उसके बाद जब वो मुद्दत खत्म होने लगी, उनको पाकिस्तान की सबसे लुक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। उसके बाद उनको पाकिस्तान में सबसे ताकतवर जो ऑफिस था फेडरल कैबिनेट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के बाद वफाकी वजीर दाखिला लगा दिया गया। चीमा साहब तो खुद भी इसके ऊपर उनके इस तरह से दो किरदारों के ऊपर तनकीद करते चले आ रहे हैं। आई डोंट नो वो इस क्लोजनेस को जो उनकी आर्मी चीफ की फैमिली से है और इस ड्यूअलपन, इस तरह की बैड गवर्नेंस को किस तरह से चीमा साहब दफा कर रहे हैं। बहरहाल चीमा साहब का एक नुक्ता नजर है और मैं उनके नुक्ता नजर का एहतराम करता हूं। नाज़रीन, चीमा साहब के अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आते हैं ऑफिशियल उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तरफ। अहमद ने कहा जी कि उनकी जो बेटियां हैं उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए गए हैं और साथ उसने कोई कानून का हवाला दिया है कि जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो आर्मी चीफ तो इंटाइटल्ड हैं और उनकी बेगम भी इंटाइटल्ड हैं, लेकिन उनकी जो उनके बच्चे हैं वो इंटाइटल नहीं है, ऐसे बच्चे जो कि डिपेंडेंट ना हों। तो इसमें उन्होंने बोला है जी कि वो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले हैं। जो उन्होंने को पासपोर्ट्स का हवाला दिया हुआ है वो डिप्लोमेटिक नहीं है, वो ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं। नीचे उन्होंने लिखा भी है अहमद ने जी कि जो पासपोर्ट ऑफिस के ज़राए ये कहते हैं कि ये ऑफिशियल पासपोर्ट हैं, ये डिप्लोमेटिक नहीं है। जी, इस हवाले से तमाम तफसीलात स्टोरी के अंदर मौजूद हैं। इसको खामखा बाद लोगों ने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। मैंने बड़ा क्लियरली ये चीज़ जो है वो पहले दिन ही मैंने एक्सप्लेन की कि सिर्फ डिप्लोमेटिक मकसद होता है तो पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट लेके आपने मुल्क के अंदर तो घूमना फिरना नहीं होता ना, किसी और मुल्क में आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जाना होता है तो मिलता है। लेकिन वियना कन्वेंशन के तहत चूंकि ये कहा गया कि जो डिप्लोमेट्स होंगे उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी, यानी अगर वो कत्ल भी कर देंगे तो वो गिरफ्तार नहीं हो सकते, तो वो एक खास उसको नाम बिल्कुल दिया गया। तो ये वाले पासपोर्ट ऑफिशियल पासपोर्ट थे, सामने पासपोर्ट लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन बात यह है, मेरा पॉइंट क्या था, स्टोरी क्या थी कि ये नवाजा गया है बादशाह को, किंग को, उसकी फैमिली को नवाजा गया है। आप अगर अगला पॉइंट सुनेंगे तो आपको इसके बारे में मजीद पता लगेगा कि ये वाली चीज जिस तरीके से की गई है वो आर्मी चीफ बनने के बाद उसका एक जवाब घड़ा गया और उनको कुछ असाइनमेंट्स दी गई और फिर वो जब जस्टिफाई हो गया तो उसको वो दे दिया गया। मैं यही तो पॉइंट रेज कर रहा हूं कि वो अपने ओहदे जिन पे काम कर रहे थे उन पे काम क्यों जारी नहीं रख सकते थे, क्यों जरूरी था कि उनको इस तरह की अहम असाइनमेंट दी जाए? क्या बाकी लोग उस चीज के अहल नहीं है? यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो मिडिल क्लास की लड़ाई है पाकिस्तान के अंदर, यही तो डिप्रेस्ड और डिप्राइव्ड क्लास की लड़ाई है कि जो भी आप करें आइन के मुताबिक करें, लॉ के मुताबिक करें, रूल्स एंड रेगुलेशन किसी असूल ज़ाब्ते के तहत करें। दूसरा मुझे इतना आइडिया है कि उनका एक जो उनका दामाद है वो जो यानी कि वो सर्विस में है, बल्कि जो चीफ साहब है इनका एडीसी भी था, आजकल वो मेरे ख्याल है कि कोई कोर्स पे गए हुए हैं, ठीक है, वो तो सर्विस में। अच्छा, उसका ऑफिशियल पासपोर्ट बनना था। दूसरे का मुझे नहीं आइडिया, उनका जो दूसरा जो दामाद है या उसकी उनकी जो इनकी बेटी है, क्या वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में है जिसकी बुनियाद पे उनको ऑफिशियल पासपोर्ट मिला हुआ है या नहीं, इसका मुझे नहीं आइडिया। जी मतलब अगर आपको आइडिया नहीं तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा कि एक का आइडिया नहीं, एक का आइडिया है। जिसका आपको आइडिया है, मैं ये बात स्टोरी में रिपोर्ट कर चुका हूं कि उनको वो पहले से फौज में बिल्कुल थे, लेकिन उनको जो ये वाली असाइनमेंट दी गई जिसकी वजह से वो एलिजिबल हुए एक ऑफिशियल पासपोर्ट के, वो बाद में हुआ। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं बार बार कि जो एक आप मान रहे हैं कि आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि वो सर्विस में है, तो सर सर्विस में जो भी बंदा होता है चीमा साहब, उसको नहीं मिलता ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट जो है उसमें आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है। हर बंदे को पूछ लें आप जाके, जो भी सरकारी मुलाजमीन है, क्या सबके पास ऑफिशियल पासपोर्ट हैं? आप आर्मी के ऑफिसर से पूछ लें क्या सबके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है? नहीं है। समझ रहे, आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है जो उसको समझ रहे कि उसका जवाब बनाया जाता है। यही वाली बात तो मैं कह रहा हूं, यही तो स्टोरी का पॉइंट है। तो आप उस पॉइंट को आधे को तस्दीक कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। तमाम सरकारी मुलाजमीन को या तमाम ऑफिसर्स को नहीं मिलता। एक असाइनमेंट दी जाती है कोई इस तरह की स्पेशल, जिसमें बाजुकात वाकई दी जानी होती है। तो हमारा सवाल ये है ना कि आर्मी चीफ के रिलेटिव्स को वो चीजें क्यों मिल रही हैं? तो ये सवाल तो हम उठा सकते हैं ना। ये सवाल उठाना कब से जुर्म हो गया चीमा साहब?
अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। बाज़ का ये होता है कि आप दूर होते हैं तो इनके आपकी लोगों तक एक्सेस नहीं होती। बाज़ का ये है कि आपको जो इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, जो आपको काउंटर एक पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा होता, को बाकी लोग जो हैं वो शायद सही बात नहीं बता पाते या मिल नहीं रहे होते आपको। जी, ये भी चीमा साहब ने अजीब ही बात की कि आप दूर होते हैं तो आपकी एक्सेस नहीं होती है। ये लोग साफ ज़रा बात करते हैं आपके सामने। मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, एक बंदा अकेला तो ये काम कर भी नहीं सकता, मैंने कभी कहा भी नहीं है। साफ ज़रा एक पूरी टीम है फैक्ट फोकस की जो साफ ज़रा के काम करती है, जबरदस्त तरीके से काम करती है। 8-10 लोग हैं, हमेशा से उन्होंने काम किया, जबरदस्त काम किया। मैंने स्टोरीज को लीड किया, जिन स्टोरीज में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी और की थी वो उनके नाम से स्टोरीज छपी। लेकिन ये कह देना कि आप दूर बैठे, आपके सामने आसिम सलीम बाजवा 2020 में स्टोरी की, कौन सी इंफॉर्मेशन की कमी थी वहां पे दूर बैठे होने की वजह से? 2021 में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उनकी सारी जिंदगी का टैक्स का रिकॉर्ड जारी किया, कौन सी कमी थी उसमें दूर बैठे होने की वजह से? 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर उनके एसेट्स को रिपोर्ट किया, दुनिया भर में एसेट्स को, उसमें कौन सी कमी, कौन सा एक फैक्ट गलत था? चीमा साहब का तो उस वक्त भी इतराज था स्टोरी के ऊपर, आपके सामने स्टोरी के तमाम हकाइक है कि उनकी बहू के नाम के ऊपर अपने जो कमर जावेद बाजवा के बेटे से शादी से चंद दिन पहले पूरी दुनिया की जायदादें और बड़े बड़े जो है अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट्स और डीएचए के प्लॉट्स उनके नाम पे लग गए। वो एक घर से बिलोंग करती थी, 4 बहनें थी, बाकी 3 बहनों को तो कुछ नहीं मिला, उनके नाम आर्मी चीफ की बहू बनने से चंद दिन पहले कैसे सारा कुछ आ गया? 2023 में जनरल शफात के बारे में स्टोरी की, मुशर्रफ के बड़े टॉप बंदे थे और जबरदस्त स्टोरी थी फैक्ट फोकस की। आपको पता है कि JIGN ने उसको साल की बेहतरीन स्टोरियों में शामिल किया। 2024 के अंदर आपके सामने ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप पूरे पाकिस्तान में किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था, हमने पूरी तफसीलात रिपोर्ट की, किस तरीके से ये गैंग काम कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की क्रीम को खत्म किया जा रहा है। आपके सामने सारी रिपोर्टिंग हुई। आज चीमा साहब उसकी स्टोरी के ऊपर भी आपने इतराज किया, लेकिन तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखे, कोई एक फैक्ट आज के दिन तक चैलेंज कर दें। वो स्टोरी भी जिसके ऊपर आपने इतराज किया वो JIGN की साल 2024 की बेहतरीन स्टोरियों में शामिल हुई। 2025 में हमारा काम आपके सामने है। ये तो कोई बात नहीं कि आप दूर बैठे, दूर बैठा हूं, मैं अकेला तो नहीं हूं ना, पूरी टीम है, काम कर रही है, काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह जबरदस्त काम करेंगे। नाज़रीन, ये चंद पॉइंट्स से उमर चीमा साहब के, जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कंक्लूड ये किया कि ये स्टोरी वीक है। मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूंगा कि मेरी स्टोरी बहुत मजबूत है, मैं सिर्फ ये कहूंगा मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, मैंने चीमा साहब के तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, मुकम्मल आपके सामने एक प्रोफेशनल के तौर पर मैं चीमा साहब की इस पूरे वीलॉग का लिंक भी नीचे इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद देख सकें कि क्या मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया। मैंने तमाम पॉइंट चीमा साहब के इसमें डाले हैं, आप फैसला करें क्या स्टोरी गलत है या सही है। इससे आगे चलते हैं। आगे अब ये सूरत हाल है सॉफ्टवेयर कि मेरे से एक राब्ता सिर्फ हुआ, किसी साहब ने मेरे एक फैमिली मेंबर से राब्ता किया और उनको ये पैगाम दिया कि अगर नूरानी स्टोरी से रिट्रैक्ट करे और अपोलोजाइज कर ले तो हम बात कर सकते हैं। राब्ता किया है हमने और अगले बार लोग कहते हैं कि नूरानी भी पीछे हटे, ये चीज करे तो हम जो है वो भाइयों को छुड़वाने की बात कर सकते हैं। बात ये है कि उनसे फिर कहा गया आगे से कि जी आप स्पेसिफिकली बताएं किस बात से रिट्रैक्ट करें। अब नाज़रीन ये आप भी फैसला कीजिएगा कि इन सारे पॉइंट्स के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, सारे शवाहिद आपके सामने हैं, पूरी स्टोरी आपके सामने है। कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर आज तक कोई सवाल भी उठा सका है? जो चीमा साहब के इतराज़ात थे उनके जवाब मैंने आपके सामने रख दिया, आप खुद फैसला कर सकते हैं। अब मुझे बताएं मैं किस चीज के ऊपर रिट्रैक्ट करूं? जुल्म और जबर साफ़ है वो कर रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है कि देख लें जी इसकी मां की और इसकी बहन की क्या हालत है। मुझे मार देने की धमकियां, मेरे भाइयों को मार देने की धमकियां दी गई हैं। मुझे बताया गया कि वो मार देंगे, ये भी मुझे कहा गया है। मुझे मेरे ऊपर हमला करने की बात की गई है। साफ है कि यहाँ पे मैंने FBI को इन्फॉर्म किया है, यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट को इन्फॉर्म किया है। मैं बात सिर्फ इतनी है, बात कोई जोश जज्बात की नहीं है, बात असूल की है, बात इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। आप मुझे कोई एक चीज बताएं ना, अभी कहां पे क्या बात गलत है। ये क्या बात हुई कि मैं बादशाह हूं, मेरे बारे में रिपोर्टिंग नहीं हो सकती? कौन सी हाजरा सुहेल की अपॉइंटमेंट जो है एक मामूली से अफसर से लेके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, एक मामूली सी तनख्वाह से लेके आसमान तक पहुंचने में कौन सा फैक्ट ऐसा है जो फैक्ट फोकस ने गलत रिपोर्ट किया है? कौन सी ऐसी बात है जिसके अंदर कोई झोल है? मुझे बताया जाए। मैंने कल भी कहा था कि एक दोस्त ने पॉइंट आउट किया कि चंद बातें हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो थोड़ा सा प्राइवेसी के मानों में आती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरीके से बहुत से लोगों को आप लोगों की माओ बहनों को जो है मबूस बना के उनसे मेरे खिलाफ कोई बात लिखवा लें या गालियां लिखवा लें, क्या इससे स्टोरी के ऊपर असर पड़ जाएगा? अरे नहीं पड़ेगा। आपके यानी कि ISI के चंद कुत्ते हैं, वो साफ के अटैक करते हैं, वो बुरा भला कहते हैं, वो हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या उनके भोंकने से कोई फर्क पड़ा आज के दिन तक? पहले किसी स्टोरी के ऊपर फर्क पड़ा? इस स्टोरी के
ऊपर फर्क पड़ेगा। ये हकाइक कभी भी वीक नहीं हो सकते, हकाइक आपके सामने है। नाज़रीन, आप इन तमाम बातों के गवाह रहिएगा। ये जो कुछ भी किया जा रहा है, मैं आपके साथ ये वादा करता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है मैं सच बोलता रहूंगा। मेरा या मेरी फैमिली का, मैंने आपको पहले दिन से बताया था, उनका मेरे काम से कोई तल्लुक नहीं, मेरा उनसे इस हवाले से कभी कोई तल्लुक ना रहा, ना कभी हो सकता है। बाकी किसी ने, मैंने कहा, जो जुल्म करना है, जबर करना है, वो जरूर करे। फैक्ट फोकस अपना काम जारी रखेगा। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।